देखिए पहला सवाल आपका है, पहला सवाल आपका है कि भारत के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या राष्ट्र सचिव कौन थे? मतलब भारत के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत के प्रथम राष्ट्र सचिव कौन थे? ठीक है ना। आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होगा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद है हमारे यहाँ, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित कब हुआ? ठीक है ना। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया, ये कब सृजित किया गया? 1858 में। 1858 का जो अधिनियम पारित हुआ आपके यहाँ, इसी 1858 के अधिनियम में दो संस्था को समाप्त किया गया। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों संगठन को समाप्त करके इसके जगह पर एक नया पद सृजित किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद कब सृजित हुआ, तो याद रखिएगा 1858 के अधिनियम के तहत हुआ। किसको समाप्त करके किया गया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब ये दोनों को समाप्त करके इसके जगह पर एक नया संगठन बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है ना। और मतलब अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास किसका पावर था, तो पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पावर दिया गया और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पावर दिया गया। मतलब 1858 के अधिनियम से पहले जो पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास होता था या जो पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास होता था, 1858 के अधिनियम के बाद ये पावर किसको दे दिया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब इस पद का सृजन कब हुआ? 1858 में हुआ। अब यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है। लॉर्ड क्लाइन है, देखिए ये लॉर्ड क्लाइन हेड नहीं होगा, ये लॉर्ड बर्केनहेड होगा। क्या होगा? लॉर्ड बर्केनहेड। ठीक है। यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है आपका। पहला लॉर्ड बर्केनहेड, दूसरा है सैमुअल होअर, तीसरा है लॉर्ड मार्ले और चौथा है लॉर्ड स्टैनली। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन? तो प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा आपका लॉर्ड स्टैनली। 1858 में जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया, तो उस समय भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाया गया? तो लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया। मतलब भारत का प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत का प्रथम राष्ट्र सचिव कौन? तो लॉर्ड स्टैनली। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड स्टैनली। अब बाकी यहाँ पे 3 नाम और हैं। पहला है लॉर्ड बर्केनहेड, दूसरा है सैमुअल होअर और तीसरा है लॉर्ड मार्ले। ये क्या थे? तो ये भी कभी ना कभी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं। और जो अगर हम लॉर्ड बर्केनहेड का बात करें, सैमुअल होअर का बात करें या लॉर्ड मार्ले का बात करें, तो ये कब कब भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं? देखिए अगर हम 1927 का बात करें, 1927 का बात करें, तो 1927 में जब साइमन आयोग का गठन हुआ आपके पास, ठीक है ना, इस साइमन आयोग के गठन के समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो लॉर्ड बर्केनहेड थे। 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था आपका, ठीक है ना, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था, महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि तौर पर भाग लिए थे, उस भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो सैमुअल। 1909 का जो अधिनियम पारित हुआ आपका, इस अधिनियम का नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मतलब जो पहला नाम है ये है लॉर्ड मार्ले। ठीक है ना। और ये लॉर्ड मार्ले जो है ये इस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। मतलब लॉर्ड बर्केनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब थे? 1927 में साइमन आयोग के गठन के समय। दूसरा सैमुअल होअर कब थे? तो 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। और लॉर्ड मार्ले कब थे? 1909 के अधिनियम के पारित होने के दौरान। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि 1927 में साइमन आयोग के गठन के समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? लॉर्ड बर्केनहेड। अगर आपसे यह पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल होअर। और अगर पूछा जाए कि 1909 के अधिनियम के पारित होने के समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मार्ले। ठीक है ना। और अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि भारत के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड स्टैनली। इसलिए चारों नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखना है। ठीक है ना। कहीं कि यहां से क्वेश्चन आपको गाहे बगाहे हर हमेशा किसी भी कंपटीशन में मिलते रहेगा। चलिए आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
सन 1930 में मालाबार तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपको यह पता होगा कि 1930 में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय आंदोलन प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, यह शुरुआत कहां से हुआ? तो दांडी मार्च से। कहां से हुआ? दांडी मार्च से। इस दांडी मार्च में क्या हुआ कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकले अपने 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है ना। कहां के लिए? तो दांडी के लिए। और दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेके इस आंदोलन का शुभारंभ किए। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ, ये किससे हुआ? नमक सत्याग्रह से। कहे कि महात्मा गांधी जो इस आंदोलन का शुरुआत किए, ये शुरुआत दांडी में एक मुट्ठी नमक लेके की, ठीक है ना। मतलब यहीं से इस मूवमेंट का शुरुआत हुआ। और जब महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया, उस समय पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चलने लगा, ठीक है ना। और अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इस मूवमेंट का या इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगर हम बात करें केरल के मालाबार तट पर, तो केरल के मालाबार तट पर इस आंदोलन का जो नेतृत्व किए, कौन किए? के केलप्पन किए। मतलब यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? के केलप्पन। ये के केलप्पन का अगर हम बात करें तो ये बाइकोम सत्याग्रह के नेता थे। किस सत्याग्रह के? बाइकोम सत्याग्रह। ये बाइकोम सत्याग्रह के नेता थे। बाइकोम सत्याग्रह के होने के बाद ये 19 में केरल के मालाबार तट पर इस मूवमेंट का नेतृत्व किए। दूसरा है सी राजगोपालाचारी। मद्रास में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किए, कौन किए? सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया। अगर हम उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया, ये गोपचंद्र बंधु चौधरी के द्वारा किया गया। मतलब उड़ीसा में इस आंदोलन का जो नेतृत्व हुआ, किसके द्वारा किया गया? गोपचंद्र बंधु चौधरी के द्वारा। तो केरल के मालाबार तट पर के केलप्पन के द्वारा, मद्रास में सी राजगोपालाचारी के द्वारा, उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी के द्वारा। और इस आंदोलन का शुरुआत किनके द्वारा हुआ? तो महात्मा गांधी के द्वारा। मतलब यहाँ पे अगर हम चार नाम अगर देखें, के केलप्पन, सी राजगोपालाचारी, गोपचंद्र बंधु चौधरी और महात्मा गांधी, ये चारों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। और चारों को याद रखिएगा कि कहां कहां किनके किनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विभाजन के पूर्व संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? मतलब देश का विभाजन कब हुआ? 1947 में, ठीक है ना। और हमारे यहां संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में, ठीक है ना। मतलब अगर हम संविधान सभा का बात करें तो हमारे यहां संविधान सभा का जो चुनाव हुआ 1946 में, उस समय हो चुका था या उस समय हो गया जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था। मतलब जब देश हमारा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, उसी समय हमारे यहाँ जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा का चुनाव हो चुका था। इस संविधान सभा का अगर हम चुनाव देखें तो किसके सिफारिश पर किया गया या किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर अगर हम बात करें तो अविभाजित भारत में, मतलब 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ हमारे यहाँ, उस समय संविधान सभा में सदस्य का संख्या कितना तय किया गया? 389। इस 389 में से 292 मेंबर प्रांतों के विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। मतलब 292 सदस्य जो थे, ये प्रांतों के विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित थे। 4 सदस्य तो वीडियो बनेगा, शुरू करें। देखिए, हम लाइन कट गया था तो ट्रिप पर गया था, इसीलिए बंद हो गया था वो, इसलिए फिर से चालू कर रहे हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि विभाजन से पूर्व संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे हम आपको ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ संविधान सभा का जो चुनाव होता है, हमारे यहाँ संविधान सभा का जो चुनाव होता है, ये कब होता है? 1946 में। कब होता है? 1946 में। और हमारा देश स्वतंत्र कब होता है? तो 1947 में। 1946 में जब हमारे यहाँ संविधान सभा, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, ठीक है ना, ये किस योजना के आधार पर हुआ था?
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है ना। इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में जो हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर होना था। कितना मेंबर होना था? 389 मेंबर। इस 389 मेंबर में से 292 मेंबर प्रांतों के विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित होना था। 4 मेंबर मुख्य आयुक्त के प्रांत के द्वारा निर्वाचित होना था और 93 मेंबर देशी रियासत के शासकों के द्वारा मनोनीत होना था। मतलब अगर हम बात करें तो 292 प्लस 4 296, कितना मेंबर क्या था? निर्वाचित था। और 93 मेंबर क्या था? तो मनोनीत था। मतलब हमारा जो संविधान सभा बना, ये संविधान सभा आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत था। ठीक है ना। ये कब का बात है? तो 1946 का। 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आजाद हुआ, तो आजादी के देश का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। और ऐसा कंडीशन में हमारा जो संविधान सभा था, उस संविधान सभा में सदस्य का संख्या 389 से कम करके कितना कर दिया गया? 299। इस 299 में से 229 मेंबर निर्वाचित था और 70 सदस्य मनोनीत था। मतलब आजादी से पहले संविधान सभा में सदस्य का संख्या कितना? 389। आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य संख्या कितना? तो 299। यही आपका चीज था। 300 में से 296 और 93 मनोनीत, 299 में से 229 निर्वाचित और 70 मनोनीत। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बिना किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है? यहां पे सीधा सीधा सवाल है, सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बिना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बिना किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक निरुद्ध रखा जा सकता है? अगर हम संविधान के अनुच्छेद 22 का बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब कुछ दशाओं में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें अधिकार क्या क्या है, तो सबसे पहला चीज तो ये कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को विधि व्यवसायी या वकील से परामर्श करने देना चाहिए और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उसको 24 घंटा से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब इस तरह का कुछ अधिकार संविधान का अनुच्छेद 22 किसको देता है? तो गिरफ्तार व्यक्ति को। लेकिन ये जो अधिकार दिया गया है, ये दो तरह के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। पहला, अन्य देशीय शत्रु को और दूसरा निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को। अन्य देशीय शत्रु किसको कहेंगे? तो भारत के भूमि पर उपस्थित ऐसा प्रत्येक विदेशी जिसके देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि पाकिस्तान का कोई नागरिक भूमि पर खड़ा है और जिस समय वो भारत भूमि पर है, पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए, तो वो व्यक्ति हमारे नहीं क्या अन्य सब जाएगा। भारत निरोध कहेंगे। भारत निरोध ऐसा होता है जिसके किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य उसको न्यायालय में दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन न्यायालय को बताने के लिए पर्याप्त है कि अगर ऐसा व्यक्ति बाहर रहता है तो देश की सुरक्षा को, देश की एकता को, देश की अखंडता को, सांप्रदायिक सौहार्द को क्या क्या खतरा पहुंच सकता है। मतलब उस व्यक्ति के विरुद्ध हमारे पास इतना साक्ष्य अवेलेबल नहीं है कि व्यक्ति को न्यायालय में दोषी साबित कर सके, लेकिन न्यायालय को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अगर ऐसा व्यक्ति बाहर रहे तो देश में क्या क्या घटना घट सकता है। ठीक है ना। इसी को हम निवारक निरोध कहते हैं। और अगर हम निवारक निरोध का बात करें तो सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बिना किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना है तो मामला सलाहकार बोर्ड के पास भेज देना चाहिए और सलाहकार बोर्ड के सिफारिश के बिना 3 माह से अधिक इसको निरुद्ध नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 माह। चलिए आगे देखते हैं।
55 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित किया गया? यहां पर सीधा सीधा सवाल है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित किया गया? 47 दो लिख दिया है। 4 नंबर को या 2 नंबर को, 2 नंबर 4 नंबर में दोनों एक ही ऑप्शन है। 47 इस 47 को कोई एक 47 को काट के आप लोग 50 कर लीजिएगा, ठीक है ना? कि संविधान का अनुच्छेद 50 जो है उस संविधान के अनुच्छेद 50 में, ठीक है ना, राज्य को ये अधिकार दिया गया है या राज्य को ये कर्तव्य सौंपा गया है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है ना? तो संविधान के अनुच्छेद 50 में जो राज्य को कर्तव्य सौंपा गया है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, इसी को क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है ना, सन 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित किया गया और इसी के जरिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? 85। ठीक है ना? तो ये जो 1973 में जो दंड प्रक्रिया संहिता जो क्रियान्वित हुआ था, ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए हुआ था, ठीक है ना? और इसका प्रोविजन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 50 में। अगर डी नंबर को काट के अगर हम 50 कर देते हैं तो आपका सही क्या हो जाएगा? डी या 4 नंबर, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 38 में क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। मतलब राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। अगर हम अनुच्छेद 47 का बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा और मादक पेयों पर प्रतिबंध लगाएगा। तो जीवन स्तर को ऊंचा करेगा और मादक पेय, जिसको जैसे शराब वगैरह हो गया, तो मादक पेय वगैरह को प्रतिबंधित करेगा, ठीक है ना। और इसी अनुच्छेद के तहत बिहार में शराबबंदी हुआ है। तो बिहार में जो शराबबंदी हुआ है ये संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 47। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 39 का बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण इस तरह से करेगा कि स्त्री और पुरुष दोनों को आजीविका समान अवसर उपलब्ध हो सके। देश के भौतिक संसाधनों का बंटवारा इस तरह से किया जाएगा कि उसमें सामूहिक हित सर्वोपरि हो, स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन देगी हो। तो इस तरह का जो प्रोविजन हुआ है संविधान के अनुच्छेद किसमें हुआ है? 39 में हुआ है। समान काम के लिए समान वेतन, आजीविका का समान अवसर, ठीक है ना, देश के भौतिक संसाधनों का समान बंटवारा, तो सारा का सारा प्रोविजन किसमें है? तो संविधान के अनुच्छेद 39 में। लोक कल्याण की अभिवृद्धि अनुच्छेद 38, जीवन स्तर को ऊंचा करना और मादक पेयों को प्रतिबंधित करना संविधान का अनुच्छेद 47। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग रचनात्मक पारगमन की क्रिया को अपनाता है? कौन सा कोशिकांग रचनात्मक पारगमन की क्रिया को अपनाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है गोल्जी का। यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा कोशिकांग रचनात्मक पारगमन की क्रिया को अपनाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, पहला कोशिका झिल्ली है, दूसरा कोशिका भित्ति है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया है और चौथा गोल्जी का है। सबसे पहले अब ये देखिए कि इसका फंक्शन क्या है। अगर हम कोशिका झिल्ली का बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है ये पादप कोशिका में भी मिलेगा, ये पादप कोशिका में भी मिलेगा और दूसरा जंतु कोशिका में भी। मतलब अगर हम जंतु कोशिका का बात करें तो जंतु कोशिका जो होता है हमारा केवल एक पतला झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली का काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका के भीतर केवल उसी पदार्थ को जाने देगा जिस पदार्थ का कोशिका के भीतर जाना आवश्यक है और उसी पदार्थ को कोशिका से बाहर निकलने देगा जिस पदार्थ का कोशिका से बाहर निकलना आवश्यक है, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में जो चयनात्मक पारगमन है, मतलब कुछ को जाने देना और कुछ को नहीं जाने देना, कुछ को बाहर आने देना, कुछ को नहीं बाहर आने देना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगमन। तो चयनात्मक पारगमन से कौन संबंधित हो जाएगा? कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। ये कोशिका झिल्ली ध्यान रखना है आपको कि जंतु कोशिका में भी मिलेगा और पादप कोशिका में भी।
इसको अगर हम बात करें तो इसको हम जंतु कोशिका का या पादप कोशिका का या कोशिका का कह लीजिए, ठीक है ना। तो कोशिका का दरवान कहा जाता है इसको, कोशिका का दरवान, दरवान या गेटकीपर जो कह लीजिए। तो ये कोशिका का क्या कहलाता है, दरवान कहलाता है। ये कोशिका भित्ति जो होता है ये जंतु कोशिका में नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये किसका विशेषता होता है, पादप कोशिका। मतलब जो कोशिका भित्ति है केवल किसमें मिलता है, पादप कोशिका में। और ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है, सेलुलोज का। और इसी सेलुलोज के कारण जो पादप कोशिका होता है ये कठोर होता है और जंतु कोशिका होता है जो लचीला होता है। जैसे आप अपने शरीर को छू के देखिए, मुलायम होगा, और एक पेड़ पौधा के शरीर को छू के देखिए वो कड़ा दिखाई देगा। तो पेड़ पौधा का जो कोशिका कड़ा कड़ा क्यों है, तो सेलुलोज के कारण, कारण कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिल रहा है लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिल रहा है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन में अगर हम कहें, इसी के कारण जो पादप कोशिका होगा सख्त होगा और जंतु कोशिका क्या होगा, लचीला होगा। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का बात करें तो क्रेब्स चक्र का जो क्रिया संपन्न होता है ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। भाई जो ऊर्जा युक्त पदार्थ होता है उस ऊर्जा युक्त पदार्थ के अपघटन से हमको ऊर्जा मिलता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमको बोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए चयापचय का क्रिया होना चाहिए, या ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा युक्त पदार्थ है उसका टूटना आवश्यक है, तब ना हमको ऊर्जा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्रिया होगा कहां, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब इसी को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो क्रेब्स चक्र का जो क्रिया होगा कहां संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसको हम पादप इसलिए इसको हम कोशिका दो, ये पादप कोशिका में भी मिलेगा और जंतु कोशिका में भी। इसको क्या कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ सेल। अगर हम गोल्जी काय का बात करें, ठीक है ना, तो गोल्जी काय जो होता है ये कोशिका में 4 से लेकर 10 तक पतला, लंबा, चपटा, थैलीनुमा रचना पाया जाता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। उस सिस्टर्नी के बगल में छोटा छोटा पुट्टिका लगा हुआ होता है, तो पुट्टिका और सिस्टर्नी दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, गोल्जी काय। इसी को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम, ठीक है ना। और जहां तक सवाल रह गया कि अगर किसी पदार्थ को कोशिका से बाहर निकलना है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका पुट्टिका के रूप में पैकिंग होगा, और पैकिंग के बाद वो वस्तु जो है हमारा ये कोशिका से बाहर निकलेगा। इसलिए इसको हम कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर, मतलब जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ये कौन करता है, गोल्जी काय। तो यही चारों फंक्शन है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय, यही फंक्शन है इसका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में किसका आंशिक पाचन होता है। देखिए यहां ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है शर्करा। अमाशय में किसका आंशिक पाचन होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन हमारा प्रारंभ होता है ये कहां से होता है, मुंह से होता है। मतलब अगर हम भोजन का बात करें तो ओवरऑल भोजन का जो पाचन हमारे शरीर में प्रारंभ होता है ये कहां से शुरू होता है, मुंह से, ठीक है ना। और ये कंटिन्यू कहां तक चलता है, छोटी आंत तक। मतलब पाचन क्रिया हमारे मुंह से शुरू होगी, छोटी आंत तक कंटिन्यू चलता है। और बड़ी आंत में अगर हम कहें तो भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि जो भोजन का अपशिष्ट होता है, ठीक है ना, वो अपशिष्ट भोजन वहां पे जाके स्टोर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होगा, मुंह से। और मुंह में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, क्योंकि मुंह में जो लाल ग्रंथि होता है ना, उस लाल ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग टाइलिन कहते हैं। और इस टाइलिन के द्वारा किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। अगर हम प्रोटीन के पाचन का बात करें, ठीक है ना, तो प्रोटीन का जो पाचन हमारे यहां प्रारंभ होता है ये अमाशय से होता है, ठीक है ना। अमाशय में जो जठर रस निकलता है जिसको हम जठर प्रोटीएज भी कहते हैं, जठर रस कह लीजिए या जठर प्रोटीएज कह लीजिए। तो जठर प्रोटीएज जो होता है, ठीक है ना, एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्सिन, ठीक है ना। और इस पेप्सिन के माध्यम से जो प्रोटीन है हमारा, उस प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, ठीक है ना। अमाशय के बाद जब भोजन हमारा छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक है ना, तो अग्नाशयी रस वहां पे आकर मिलेगा भोजन से, और अग्नाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम एमाइलेज,
एमाइलेज, वसा पाचक एंजाइम लाइपेज, और प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन। मतलब अगर हम मुंह में किसका आंशिक पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ अमाशय में। अब अमाशय के बाद जब भोजन हमारा कहां जाएगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब जाएगा तो छोटी आंत में भोजन से कौन आगे मिलेगा? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस से अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम होता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एमाइलेज, वसा को पचाने वाला लाइपेज, और प्रोटीन को पचाने वाला ट्रिप्सिन। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो यहीं पे यकृत से जो निकलने वाला पित्त रस होता है हमारा, ये भोजन के साथ आगे मिलता है। और यकृत से जो निकलने वाला पित्त रस है, ठीक है ना, ये पित्त रस क्या करता है? तो वसा को पाइसीकृत करता है, वसा को पाइसीकृत करता है। ठीक है ना। इसके बाद भोजन हमारा जब आगे बढ़ता है छोटी आंत में, ठीक है ना, तो एक और रस आगे मिलता है भोजन से, इसको हम क्या कहते हैं? सैकस एंटेरिकस। ठीक है ना। और ये जो है हमारा भोजन को पचने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहां शुरू हुआ? मुंह में। प्रोटीन का आंशिक पाचन कहां शुरू हुआ? अमाशय में। वसा का पाचन कहां से शुरू होगा? छोटी आंत से। ठीक है ना। क्योंकि वसा का पाचन न तो अमाशय में होगा और न मुंह में होगा। वसा का पाचन शुरू कहां से होगा? छोटी आंत से। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होगा? मुंह से। प्रोटीन का अमाशय से, और वसा का छोटी आंत से। ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़िए। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रा और ईस्ट जनन किस प्रकार से होता है? हाइड्रा और ईस्ट में जनन किस प्रकार से होता है? यहां पे 2 चीज दिया हुआ है, हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है ना। जैसे अगर हम जनन या रिप्रोडक्शन का बात करें तो जनन मेनली 2 तरीके से होता है, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक है ना। जो ये जो प्रक्रिया जो निषेचन दिया हुआ है, इसका विशेषता लैंगिक जनन, और बाकी जो 3 को बचा हुआ है आपका, ये किसका विशेषता? अलैंगिक जनन का। ठीक है ना। तो जैसे उच्च कोटि का जितना जीवधारी, जैसे मनुष्य हो जाएगा या कोई जानवर वगैरह, घोड़ा कुत्ता जो भी है, वहां पे जो निषेचन हो रहा है, वहां जो जनन हो रहा है, किस प्रकार का जनन हो रहा है? लैंगिक हो रहा है। ठीक है ना। और मोलेरा वगैरह में जो जनन हो रहा है, ये किस तरह का हो रहा है? अलैंगिक हो रहा है। अलैंगिक जनन में मुकुलन भी होता है, द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है। मुकुलन करने का मतलब कि बॉडी से एक उभार निकलता है, जो शरीर है, जिसे मान लेते हैं कि भाई इस तरह से कोई शरीर बना हुआ है, इस शरीर से कोई इस तरह से उभार निकल जाए। ठीक है ना। और ये उभार बाद में शरीर से अलग होगी, ठीक है ना, एक नए जीवधारी को जन्म दे। इसी को हम लोग मुकुल या बड कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बड कहा जाता है। ठीक है ना। तो हाइड्रा और ईस्ट में जो जनन होता है, ये इसी मुकुलन और बड के माध्यम से होता है। ठीक है ना। अगर हम अमीबा का बात करें तो अमीबा में जनन होगा द्विखंडन से होगा। अगर हम प्लाज्मोडियम वगैरह का बात करें तो प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है, ये बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम। अमीबा में जो होता है, क्या होता है? द्विखंडन होता है। मतलब एक शरीर का टूट के 2 शरीर में बदल जाना द्विखंडन, और एक शरीर का टूट के कई शरीर में बदल जाना बहुखंडन। ठीक है। तो हाइड्रा और ईस्ट में जो जनन होगा, ये मुकुलन या बड के माध्यम से होगा। ठीक है ना। अमीबा में जो होगा द्विखंडन के माध्यम से होगा, और प्लाज्मोडियम में जो होगा ये बहुखंडन के माध्यम से होगा। और उच्च कोटि का जो जीवधारी है, जैसे मनुष्य हो जाएगा या जो जानवर आप देखते हैं वो जानवर हो जाएगा, वहां जो जनन हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है? लैंगिक जनन है, और इसी लैंगिक जनन में निषेचन होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला जो हमारा जलडमरू मध्य है, ये कौन सा है? बाबल मानदेव। ये बाबल मानदेव स्ट्रेट कह लीजिए, या बाबल मानदेव जलडमरू मध्य कह लीजिए। ठीक है ना। तो बाबल मानदेव जो है हमारा, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अगर हम होर्मुज का बात करें तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? होर्मुज स्ट्रेट। और अगर हम बात करें जिब्राल्टर स्ट्रेट का, ठीक है ना, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर तो कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। अगर हम मलक्का स्ट्रेट का बात करें तो अंडमान सागर
और दक्षिणी चीन सागर को कौन जोड़ेगा? मलक्का स्ट्रेट। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है क्रस्ट या भूपर्पटी को मेंटल से कौन अलग करता है? जैसे अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बात करें तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना इस तरह से बनता है, सतह से 33 किलोमीटर यह हमारा क्रस्ट हो जाएगा। फिर यहां से 2900 किलोमीटर यह हमारा मेंटल हो जाएगा, और 6371 किलोमीटर ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा क्रूड हो जाएगा। पृथ्वी का तीन क्रमागत परत है, सबसे पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रूड। तो क्रस्ट का अगर हम बात करें तो क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करेगा? तो मोहो असंबद्धता, मोहो या मोहरोबिक भी कहा जाता है इसको, मोहरोबिक या मोह। जैसे ये जो आपका लिखा हुआ है मोहरोबिक असंबद्धता, या इसी को कर लीजिए मोहो असंबद्धता। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करेगा? मोहो असंबद्धता। ये क्रस्ट और मेंटल किसके द्वारा अलग हो रहा है? मोहो असंबद्धता के द्वारा। अगर हम मेंटल का बात करें तो मेंटल भी दो भाग में बटा हुआ होता है, ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन अलग करेगा? रेतीय असंबद्धता, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो क्रोड और मेंटल मतलब ये जो सीमा है इसको कौन अलग करेगा? गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है ना। और अगर हम कोनार्ड असंबद्धता का बात करें तो कोनार्ड असंबद्धता जो है हमारा ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन अलग करेगा? कोनार्ड असंबद्धता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भूपर्पटी और मेंटल को कौन अलग कर रहा है? तो मोहरोबिक असंबद्धता। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन अलग कर रहा है? रेतीय असंबद्धता। मेंटल और क्रोड को कौन अलग कर रहा है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन अलग कर रहा है? तो कोनार्ड असंबद्धता। तो ये चार असंबद्धता आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक और यहां पे मिलेगा आपको, आगे देखिएगा तो लेहमान असंबद्धता। लेहमान असंबद्धता किसको अलग करेगा? तो ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड को, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। तो पांच असंबद्धता है यहाँ पे, मोहरोबिक, रेती, गुटेनबर्ग, कोनार्ड और लेहमान। ये पांचों असंबद्धता आपको ध्यान में रखना है। मोहरोबिक असंबद्धता किसको, फिर से देख लीजिए एक बार। मोहरोबिक असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल को, रेती असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को, गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और क्रोड को, और कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को, और लेहमान असंबद्धता ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सीधा सीधा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका मृत सागर, दूसरा है आपका लाल सागर, तीसरा आपका स्पेंसर की खाड़ी, और चौथा है आपका विक्टोरिया झील, ठीक है ना। ये जो विक्टोरिया झील है आपका, ये विक्टोरिया झील आपका अफ्रीका में पड़ता है, और अफ्रीका महाद्वीप का ये सबसे बड़ा झील है, ठीक है ना। और इसी विक्टोरिया झील से किसका उद्गम होता है? नील नदी का। तो नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? विक्टोरिया झील से। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन है? विक्टोरिया झील, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा सीधा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन मृत सागर, दूसरा ऑप्शन लाल सागर, तीसरा ऑप्शन स्पेंसर की खाड़ी, और चौथा ऑप्शन विक्टोरिया झील। अगर हम विश्व के सबसे बड़े भ्रंश घाटी का बात करें, ठीक है ना, तो विश्व का जो सबसे बड़ा भ्रंश घाटी है ये एशिया के जॉर्डन नदी के घाटी से प्रारंभ होकर, एशिया के जॉर्डन घाटी से प्रारंभ होकर अफ्रीका के जम्बेजी नदी के घाटी तक जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि विश्व का जो सबसे बड़ा भ्रंश घाटी है ये जॉर्डन नदी के घाटी से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? जम्बेजी नदी के घाटी तक। लगभग 5000 किलोमीटर लंबाई भ्रंश घाटी है। मतलब दुनिया में इतना लंबा भ्रंश घाटी और अभी तक कोई दूसरा नहीं मिला है। मतलब ये विश्व में जितना भ्रंश घाटी हमको ज्ञात है उसमें सबसे लंबा भ्रंश घाटी कौन है? तो जॉर्डन नदी के घाटी से जम्बेजी नदी के घाटी तक का स्थित भ्रंश घाटी, ठीक है ना। और इसी भ्रंश घाटी में
आपका मृत सागर अवस्थित है और आपका लाल सागर अवस्थित है। इस मृत सागर और लाल सागर के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपका न्यासा हो जाएगा, रुडोल्फ हो जाएगा, टैंगानिका हो जाएगा। तो इस तरह का जो झील है ये इसी भ्रंश घाटी में स्थित है, ठीक है ना। अगर हम स्पेंसर की खाड़ी का बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ठीक है ना, और ये भी भ्रंश घाटी में स्थित है। बाकी बच जाता है एक विक्टोरिया झील, ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, ठीक है ना। पहले ही बताया कि अफ्रीका का जो विश्व का जो सबसे लंबा नदी है नील नदी, उस नील नदी का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है ये, और इसका ये जो विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी से बाहर है। और इसी विक्टोरिया झील के आसपास मानव का पृथ्वी पर पहला बार अभ्युदय हुआ था। अगर सवाल पूछे कि भाई मानव का पृथ्वी पर प्रथम बार अभ्युदय कहां पे हुआ था, तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, जॉर्डन नदी के घाटी से जम्बेजी नदी तक का जो घाटी है, जो भ्रंश घाटी है, उसी में आपका मृत सागर और लाल सागर दोनों स्थित है। तो मृत सागर भी भ्रंश घाटी में, लाल सागर भी भ्रंश घाटी में। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? स्पेंसर की खाड़ी, ये भी कहां स्थित है? भ्रंश घाटी में, ठीक है ना। लेकिन विक्टोरिया झील जो है ये भ्रंश घाटी से बाहर है। ऊपर से हम अफ्रीका का कुछ झील का नाम बताए, जैसे न्यासा हो जाएगा, रुडोल्फ हो जाएगा, टैंगानिका हो जाएगा, अल्बर्ट हो जाएगा, एडवर्ड हो जाएगा। तो अल्बर्ट हो या एडवर्ड, सारा का सारा झील कहां स्थित है? तो विश्व के सबसे लंबे भ्रंश घाटी में। तो मृत सागर, लाल सागर भी उसी भ्रंश घाटी में, न्यासा, रुडोल्फ, टैंगानिका वगैरह जो झील है हमारा ये उसी भ्रंश घाटी में स्थित है। स्पेंसर की खाड़ी कहां है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ये भी भ्रंश घाटी में है। लेकिन विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका में है, ये भ्रंश घाटी से बाहर है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी डेल्टाई झील नहीं है। मतलब इन जितना झील का नाम दिया हुआ है उसमें से कौन सा झील डेल्टा में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका कोलेरू झील, दूसरा है पोंचास्ट्रियन झील, दूसरा है माटोह झील। माटोह नहीं होता है, ये आपका माए झील। चौथा है अथावास्का झील, ठीक है ना। तो पहला कोलेरू झील, दूसरा पोंचास्ट्रियन झील, तीसरा माए झील और चौथा अथावास्का झील। अगर हम कोलेरू झील का बात करें तो ये गोदावरी के डेल्टा में स्थित है, ठीक है। अगर हम पोंचास्ट्रियन का बात करें तो ये मिसिसिपी के डेल्टा में स्थित है। मिसिसिपी जानते हैं आप लोग, ये अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का नदी है। माए झील का अगर हम बात करें तो ये नील नदी के डेल्टा में स्थित है। मतलब कोलेरू झील, पोंचास्ट्रियन झील और माए झील तीनों का कहां स्थित है? ठीक है ना। लेकिन ये जो अथावास्का झील है यहां स्थित है कनाडा में, और ये डेल्टाई झील का नहीं है। ये उदाहरण है हिमानी निर्मित झील। इसका उदाहरण है हिमानी निर्मित झील, ये डेल्टाई झील नहीं है। इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अथावास्का झील, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल सीधे सीधे है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी डेल्टाई झील नहीं है? तो कोलेरू झील भी डेल्टाई झील, पोंचास्ट्रियन भी डेल्टाई झील, माहे भी डेल्टाई झील और अथावास्का डेल्टाई झील नहीं है। कोलेरू झील किसके डेल्टा में? गोदावरी के डेल्टा में। पोंचास्ट्रियन झील किसके डेल्टा में? मिसिसिपी के डेल्टा में। और माहे झील किसके डेल्टा में? तो नील के डेल्टा में। याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कार्स्ट प्रदेशों की स्थलाकृतियों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सी स्थलाकृति निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती है। मतलब इसमें 4 स्थलाकृति दिया हुआ है और चारों स्थलाकृति जो है ये किसका है? कास्ट प्रदेश का है। कास्ट मतलब होता है वो ऐसा प्रदेश जहां सतह पर चूना पत्थर बिखरा हुआ होता है, उसी कास्ट प्रदेश का चारों स्थलाकृति है। पहला है टेरा रोसा, दूसरा है लैपिज, तीसरा है स्टेलेक्टाइट और चौथा है डोलाइन, ठीक है ना। अगर हम टेरा रोसा का बात करें तो टेरा रोसा जो है ये भी अपरदन से निर्मित होता है। लैपिज का बात करें ये भी अपरदन से निर्मित होता है। अगर हम डोलाइन का बात करें तो ये भी अपरदन से निर्मित होता है। लेकिन स्टेलेक्टाइट जो है ये निक्षेपण से निर्मित होता है, ठीक है ना। ये टेरा रोसा क्या होता है? तो जैसे कोई चूना युक्त प्रदेश अगर है वहां पे अगर बारिश हो जाएगा तो बारिश होने के बाद क्या होगा कि जल के साथ घुल के जो चूना है ये सतह के नीचे चला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई चूना पत्थर के क्षेत्र में अगर बारिश होता है तो बारिश का पानी क्या करेगा? चूना पत्थर को घुलाएगा, घोल के क्या करेगा? नीचे लेके चला जाएगा। तो उस पर मिट्टी का एक पतला सा परत बच जाता है।
इसी पतला सा परत जो बच रहा है मिट्टी का, जो क्या कहते हैं हम लोग, टेरा रोसा, ठीक है ना। और ये जो टेरा रोसा होता है, ये कॉफी के कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। मतलब सॉरी, ब्राजील वगैरह में जो कॉफी का कृषि होता है ना, वहां के लिए टेरा रोसा मिट्टी बहुत लाभदायक माना जाता है, ठीक है ना, क्या चूनायुक्त मिट्टी है, ठीक है। दूसरा है लैपीज, जैसे मान लेते हैं कि कोई चूना पत्थर का क्षेत्र है, उस चूना पत्थर के क्षेत्र में जल के अपरदन क्रिया के द्वारा सतह पर नुकीला नुकीला ऊबड़ खाबड़ धरातल का निर्माण होगा, ठीक है ना। और ये जो ऊबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैपीज। मतलब लैपीज एक ऐसा स्थलाकृति है जहां आप नंगे पांव नहीं चल सकते हैं। जैसे एक सवाल ये भी पूछता है परीक्षा में कि किस स्थलाकृति पर नंगे पांव नहीं चला जा सकता है, तो नंगे पांव नहीं, कहां नहीं चला जा सकता है, लैपीज, ठीक है ना। जैसे आप गांव देहात के से बिलोंग अगर करते हैं आप लोग, तो सरसों कटता है खेत में, तो सरसों कटने के बाद एक खुट्टी बचा हुआ रह जाता है, ठीक है ना। उस खुट्टी के ऊपर नंगे पांव चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिस तरह का स्थिति यहां बन रहा है ना, कुछ इसी तरह का होता है अपना लैपीज, ठीक है ना। इसलिए नंगे पांव आप इस पर नहीं चल सकते हैं। ये भी सवाल पूछता है, एनडीए का पूछा हुआ सवाल है कि किस स्थलाकृति पर नंगे पांव नहीं चला जा सकता है। अगर इस तरह का सवाल मिले तो क्या मारिएगा, लैपीज, ठीक है ना। चौथा देख लीजिए पहले, इसमें है डोलाइन। अगर हम डोलाइन का बात करें तो कास्ट प्रदेश में अगर हम देखें तो चूना पत्थर जब घुलता है तो छोटा छोटा गर्त का निर्माण हो जाता है। ये जो गर्त बनता है हमारा, इसको हम घोल रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। जब इस घोल रंध्र का आकार बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग डोलाइन कहेंगे, और जब ये और बड़ा हो जाएगा तो युवाला कहेंगे, और जब ये और बड़ा हो जाएगा तो इसको हम पोलिये कहेंगे। मतलब घोल रंध्र हो गया, डोलाइन हो गया, युवाला हो गया, पोलिये हो गया। घोल रंध्र, घोल रंध्र के बाद डोलाइन, डोलाइन के बाद युवाला, युवाला के बाद पोलिये। इसके द्वारा बना हुआ है सब एक गर्त है चूना पत्थर वाला क्षेत्र में, ठीक है ना। घोल रंध्र, डोलाइन, युवाला और पोलिये, ठीक है ना, सब किसके द्वारा बना हुआ है, अपरदन के द्वारा। बाकी एक ऑप्शन बचा हुआ है स्टेलेक्टाइट, ठीक है ना। इस स्टेलेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि कास्ट प्रदेश में कोई गुफा है, इस गुफा के सतह पर चूना पत्थर बिखरा हुआ है, ऊपर में जब बारिश होगा तो बारिश होगा तो क्या होगा कि गुफा के छत से जो चूनायुक्त पानी है नीचे रिसेगा, ठीक है ना। और जब पानी गुफा के छत पर टपका हुआ रह जाएगा तो यहाँ पे चूना पत्थर जमा हो जाएगा, ठीक है ना। चूना पत्थर का आकार धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग स्टेलेक्टाइट कहेंगे। जहां पे ये सतह पर गिरेगा वहां पे चूना पत्थर जमा होगा। मतलब अगर चूना पत्थर का निक्षेप गुफा के छत में हो तो क्या कहलाएगा, स्टेलेक्टाइट, और अगर गुफा के सतह पर हो तो क्या कहलाएगा, स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेक्टाइट हो या फिर स्टेलेग्माइट हो, किसके द्वारा निर्मित होता है, निक्षेपण के द्वारा। तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसके द्वारा बनेगा, निक्षेपण के द्वारा। टेरा रोसा, लैपीज, डोलाइन, युवाला, पोलिये, घोल रंध्र सब किसके द्वारा बनेगा, अपरदन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल देखिए, सवाल है यहाँ पे, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सीधा सीधा सवाल है, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है, पहला हरमट्टान, दूसरा चिनुक, तीसरा फोन, चौथा सिरक। अब डॉक्टर पवन अगर हम बात करें तो ये हरमट्टान जो है आपका, ठीक है ना, ये सहारा मरुस्थल से गिनी के तट की ओर चलने वाला हवा है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये शुष्क हवा होता है। गिनी के तट का जो जलवायु होता है एकदम आर्द्र होता है। आर्द्र जलवायु में, जैसे आप लोग यहाँ बरसात के समय अगर हम ग्रीष्म काल में देखें तो हमारे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है ना, लेकिन बरसात में हमारे यहाँ टेम्परेचर कम होता है। लेकिन गर्मी से ज्यादा गर्मी अगर हम बात करें तो हम लोग को क्या लगता है, बरसात में, इसलिए कि उस समय उमस ज्यादा होता है। मतलब जो वायु है, वायु में नमी का मात्रा ज्यादा होता है, और गिनी का जलवायु जो होता है ना, इसी प्रकार का उष्ण आर्द्र होता है। तो यहाँ जो उमस भरा माहौल होता है ना, उस माहौल में यहाँ का जो निवासी है ना, अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है, ठीक है। लेकिन जब ये सहारा मरुस्थल का शुष्क पवन गिनी की ओर पहुंचता है, ठीक है ना, तो मौसम को सुहावना बना देता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको डॉक्टर पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉक्टर पवन। सही आंसर क्या हो जाएगा, हरमट्टा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन है और आपका चिनुक, फोन और सिरक। अगर हम चिनुक का बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में चलने वाला पवन है। जैसे रॉकी पर्वत जो है, जैसे मान लेते हैं ये अमेरिका है, ठीक है ना, इस अमेरिका में रॉकी पर्वत खड़ा है। इस रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान से उतरने वाला गर्म और शुष्क हवा है,
उसको क्या कहते हैं हम लोग? चिनूक। ये अमेरिका के प्रेरी के मैदान में चलता है, ठीक है ना। ये गर्म स्थानीय पवन है, ठीक है। और चिनूक के समान ही यूरोप महाद्वीप में जो चलने वाला पवन है, इसको क्या कहा जाता है? फोन, ठीक है ना। चिनूक को ही हिमभक्षी भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। चिनूक को क्या कहा जाता है? हिमभक्षी। ये जो चलता है, जो चिनूक पवन चलता है, ये किस समय चलता है? तो प्रेरी के मैदान में बसंत ऋतु के आसपास। शीतकाल में वहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और प्रेरी का जो सतह है ना, सतह पर बर्फ जमा हुआ रहता है, ठीक है ना। और जब ये चिनूक पवन चलने लगता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ने से क्या होता है? बर्फ हमारा पिघलता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हिमभक्षी। और जब बर्फ पिघल जाता है तो प्रेरी का जो मैदान है, उस मैदान में गेहूं का कृषि खूब होता है अमेरिका में, ठीक है ना। और चिनूक के समान ही यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत के सहारे चलने वाला जो पवन है, क्या कहलाता है? फोन, ठीक है ना। और चौथा जो ऑप्शन है आपका है सिरप। ये सहारा मरुस्थल से इटली की ओर चलने वाला पवन है, ठीक है ना। जब ये पवन सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ जाता है तो इस पवन में जो लाल मतलब बालू का जो लाल लाल कण होता है ना, ये भी हवा के साथ उड़ के पहुंचता है। और जब बारिश होता है ना, तो बारिश के साथ जो लाल लाल कण जब नीचे गिरने लगता है तो बारिश का बूंद का रंग लाल दिखाई देने लगता है। इसी को हम लोग रक्त वर्षा कहते हैं। तो रक्त वर्षा किसके कारण से होता है? सिरक्को के कारण से। कहां होता है? इटली में। सिरक्को जो पवन है कहां से कहां तक चलता है? तो सहारा मरुस्थल से इटली की, ठीक है ना। याद रखना है इसको। ये जितना भी पवन का नाम दिया हुआ है, हर्मटान, चिनूक, फोन, सिरक्को, ये गर्म और उष्ण स्थानीय पवन है, ठीक है ना। हर्मटान कहां चल रहा है? सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर। चिनूक कहां चल रहा है? तो उत्तर अमेरिका के प्रेरी के मैदान में। फोन क्या चल रहा है? तो यूरोप महाद्वीप में। और सिरक्को कहां चल रहा है? तो सहारा मरुस्थल से इटली की ओर, ठीक है ना। और इसी सिरक्को के द्वारा इटली में क्या होता है? रक्त वर्षा। तो अगर सवाल पूछे इटली में रक्त वर्षा किस पवन के कारण होता है, याद रखिएगा सिरक्को के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देख लीजिए। कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है? देखिए, अगर हम चक्रवात का बात करें तो चक्रवात दो तरह का होता है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पर हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे पश्चिमी द्वीप समूह के निकट अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? हरिकेन। जिसे चीन में, जापान में, फिलीपींस में, ताइवान में इसको क्या कहा जाता है? टाइफून। हिंद महासागर में इसको क्या कहा जाता है? साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहा जाता है? बिलीबिली। तो जितना भी हम नाम लिखे, ये सारा हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, साइक्लोन हो गया, बिलीबिलीज हो गया, सारा का सारा क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? हरिकेन। चीन, जापान, फिलीपींस आदि के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून, ठीक है ना। हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? बिलीबिलीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन नाम का, हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया और बिलीबिलीज हो गया। किसका उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। यहाँ पे एक ऑप्शन बचा हुआ है आपका पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है ना। और यही जो पश्चिमी विक्षोभ जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसका उत्पत्ति कहां से होता है? भूमध्य सागर से, ठीक है ना। और ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर ये कहां बढ़ता है? पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर बढ़ के ये भारत तक पहुंचता है। और भारत में जो शीतकाल में वर्षा होता है, भारत में जो शीतकालीन वर्षा होता है, ठीक है ना, ये शीतकालीन वर्षा किसके कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। पश्चिमी विक्षोभ है क्या? तो एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इस पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति कहां से होता है? तो भूमध्य सागर से, ठीक है ना। और भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर ये पूरब की ओर बढ़ता है और पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते कहां तक आता है? भारत तक। और भारत में भी ये शीतकाल में वर्षा करता है। और जो शीतकालीन वर्षा होता है हमारे यहाँ, ठीक है ना, ये रबी के फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। किस फसल के लिए? रबी के फसल के लिए, ठीक है ना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इसका उत्पत्ति कहां हुआ है? भूमध्य सागर में हुआ है। और भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर ये पूरब की ओर बढ़ के कहां तक पहुंचता है? भारत तक, ठीक है ना। और भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा हो रहा है किसके कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से।
भाई पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश हो रहा है शीत ऋतु में, किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी फसल के लिए। ये सारा सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, बिलिबिली, और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ। आगे बढ़ते हैं, चलिए 16 नंबर देखिए, कौन संभव शरीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने करता है? मतलब देखिए, अगर हम जैसे मान लेते हैं उद्दीपन, जैसे कोई चुट्टी काट लिया हमको, या आपको अगर कोई चुट्टी काटता है, ठीक है ना, तो उस चुट्टी काटने में आप उस जगह को सहलाते हैं, या बगल वाला को आप झापड़ मारते हैं, कुछ भी करते हैं, ये संवेग हुआ। तो संवेग को, जो संवेग है हमारा, ये संवेग सबसे पहले कहां पहुंचता है कि अगर कोई घटना घटा शरीर में, तो उससे जो संवेग निर्मित होगा, संवेग सबसे पहले कहां पहुंचेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज आवेगा, आपका मस्तिष्क आवेगा, आपका मस्तिष्क, और दूसरा रीढ़ रज्जु, जिसको आप लोग मेरु रज्जु कहते हैं। जिस कार्य में विश्लेषण का आवश्यकता होगा, उसके लिए जो आदेश मिलेगा मस्तिष्क से मिलेगा, और जिस कार्य के लिए विश्लेषण का आवश्यकता नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई गर्म वस्तु है, उस गर्म वस्तु पर मेरा हाथ चला गया, ठीक है ना, तो अचानक से हम हाथ हटाते हैं, ये थोड़े देखते हैं कि वो गैस पर चढ़ के गर्म हुआ है कि वो हीटर से गर्म हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ हटाते हैं। मतलब इसके लिए, इस तरह के क्रिया के लिए हमको किसी आदेश का आवश्यकता नहीं होता है, तो इसके लिए जहां से आदेश, इसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जो आदेश मिलता है, कहां से मिलेगा? रीढ़ रज्जु से। और जिस कार्य के लिए विश्लेषण का आवश्यकता होगा, उसके लिए आपको आदेश कहां से मिलेगा? मस्तिष्क से, ठीक है ना। तो सबसे पहला, आप शरीर में अगर हम बात करें तो शरीर में 3 तरह का न्यूरॉन होता है। पहला प्रेरक न्यूरॉन, दूसरा संवेदी न्यूरॉन, और चौथा अंतर न्यूरॉन, ठीक है ना। प्रेरक न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, संवेदी न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन भी कहा जाता है, और अंतर न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। मतलब तो मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ठीक है ना। अगर आपके शरीर में कोई घटना घटता है, तो संवेदी न्यूरॉन जो है, संवेदी न्यूरॉन उस सूचना को कहां तक लेके जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। मतलब शरीर से सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने का काम कौन करेगा? संवेदी न्यूरॉन, ठीक है ना। अब सबसे पहला चीज, जब ये सूचना पहुंच गया हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कुछ ना कुछ रिप्लाई देगा। उस रिप्लाई को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा? तो अंतर न्यूरॉन। और अंतर न्यूरॉन किसको इंफॉर्मेशन देगा? प्रेरक न्यूरॉन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि बगल वाला को चुट्टी काट लिया, ठीक है ना, और आप उसको अचानक से झापड़ मार दिए, तो सबसे पहले क्या हुआ कि संवेदी न्यूरॉन इस तरह का मैसेज कहां तक लेके गया? आपके मस्तिष्क तक, ठीक है ना, कि भाई फलाना आदमी हमको चुट्टी काट लिया है, क्या करें? तो मस्तिष्क आदेश देगा कि भाई बगल वाला व्यक्ति को झापड़ मारो। तो इस आदेश को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा? इंटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन ऐसा मैसेज किसको देगा? संवेदी न्यूरॉन, सॉरी मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जो है भाई, उस सूचना को कहां तक लेके आएगा? हाथ तक। वो हाथ क्या करेगा? बगल वाला को झापड़ मार देगा। मतलब एक इंफॉर्मेशन का एक पाथ बना हुआ है शरीर में, और इंफॉर्मेशन का जो संचार होता है ना, ये संचार इसी तरह से होता है, ठीक है ना। और जो भी संकेत होता है, ये सारा का सारा संकेत किस रूप में जाता है हमारे शरीर में? विद्युत के रूप में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि संवेद को शरीर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने का काम कौन करेगा? संवेदी न्यूरॉन, ठीक है ना। मस्तिष्क या केंद्रीय मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु अगर कोई आदेश देगा, तो उस आदेश को ग्रहण कौन करेगा? अंतर न्यूरॉन। और अंतर न्यूरॉन जो है, ये उस मैसेज को किसको सेंड करेगा? तो प्रेरक न्यूरॉन। और प्रेरक न्यूरॉन क्या करेगा? तो उस अंग को भेजेगा जिस अंग में जाके एक्शन होना है। मतलब शरीर अगर पैर में चुट्टी काट लिया, तो पहले इंफॉर्मेशन कहां पहुंचेगा? मस्तिष्क तक। मस्तिष्क जो आदेश दिया, उस आदेश को कौन ग्रहण करेगा? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो आदेश है उसको किसको देगा? प्रेरक न्यूरॉन को। और प्रेरक न्यूरॉन शरीर के उस अंग तक उस इंफॉर्मेशन को लेके आएगा जहां पे उसका काम होना है, ठीक है ना। तो इस संवेग का ये पाथ होता है आपके शरीर में, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर कह रहा है किस हार्मोन को घाव भरने वाला हार्मोन कहा जाता है? यहाँ पे 4 हार्मोन का नाम दिया हुआ है। पहला है ट्रामोटिन, दूसरा है फ्लोरिजेंस, तीसरा है ऑक्सिन्स, और चौथा है एफसीसी एसिड। ये चारों का चारों जो नाम दिया हुआ है ना, ये सारा का सारा पादप हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन। पादप, इसमें से सबसे पहला आपका ट्रामाटिन। ट्रामाटिन को क्या कहा जाता है? घाव भरने वाला हार्मोन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रामाटिन। फ्लोरिजेंस, जिसे नाम से ही लग रहा है, इसको हम फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है? फ्लोरिजेंस, ठीक है ना। एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीन।
ऑक्सीन हो जाएगा, जिब्रेलिन्स हो जाएगा, जिब्रेलिन्स प्लस साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स। ये तीन हार्मोन जो है आपका, ठीक है ना, ये इसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। मतलब ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स पादप में क्या करता है, तो वृद्धि को प्रेरित करता है। और चौथा है एफसीसी केसी, मतलब ऊपर वाला जो तीनों हार्मोन है उस तीनों हार्मोन के विरोध में काम करता है। विरोध में कैसे काम करता है, ये पादप के वृद्धि को मंद करता है, माने वृद्धि को कम करता है। तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों का विरोध करने वाला हार्मोन कौन है, एफसीसी केसी, ठीक है ना। जैसे सवाल में पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्सीन या वृद्धि हार्मोन के विरोध में काम करने वाला हार्मोन कौन है, तो क्या मानिएगा यहाँ पे, एफसीसी केसी। और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका कौन सही हो जाएगा, ट्रोमेटिन, यानी ट्रोमेटिन को क्या कहा जाता है, घाव भरने वाला हार्मोन। फ्लोरिजेंस को क्या कहा जाता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन। ऑक्सीन क्या है, तो वृद्धि हार्मोन। अब एफसीसी एसिड क्या है, तो वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन, ठीक है ना। जैसे आप कोई बीज वगैरह है उसको परिशुद्ध बनाए रखना है, तो परिशुद्ध बनाए रखने का काम कौन करता है, तो एफसीसी एसिड करता है। चलिए आगे देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में किसे अविभाज्य माना है। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में किसे अविभाज्य माना है। तो अगर हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का बात करें तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कोई भी तत्व या यौगिक जो होता है ना, ये परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है, परमाणु से, ठीक है ना। और किसी डाल्टन के नियम के हिसाब से यह कहा जाता है कि जो परमाणु होता है हमारा, ये अविभाज्य होता है। क्या होता है, अविभाज्य होता है, मतलब इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जो अनुसंधान हुआ है हमारा, वो अनुसंधान ये कहता है कि परमाणु में विभाजन होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो विभाजन होता है परमाणु का, ठीक है ना, ये इसी तरह से होता है। लेकिन डाल्टन क्या कहता है कि परमाणु अविभाज्य होता है और किसी तत्व या यौगिक का प्रत्येक परमाणु आकार और भार में एक समान होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आकार और भार में एक समान होगा तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु। कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें बहुत सारा फैक्ट ऐसा है जो आज वर्तमान समय में गलत प्रमाणित किया जा चुका है, ठीक है ना। लेकिन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है किसको अविभाज्य मानता है, परमाणु, ठीक है ना। भाई उसका प्रत्येक कण किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु क्या है, अविभाज्य है। लेकिन वर्तमान समय में परमाणु को क्या माना जाता है, भाज्य माना जाता है, मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का मिश्र धातु है, कौन सा कॉपर का मिश्र धातु है। इसमें पहला ऑप्शन है बेल मेटल, दूसरा है व्हाइट मेटल, तीसरा है टाइप मेटल और चौथा है ड्यूमेरिलिन। अगर हम बात करें बेल मेटल का तो डच मेटल हो जाएगा, गन मेटल हो जाएगा या बेल मेटल हो जाएगा। यह किसका मिश्र धातु है, कॉपर का। किसका मिश्र धातु है ये, कॉपर का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेल मेटल। अगर हम व्हाइट मेटल का बात करें तो व्हाइट मेटल हो जाएगा या फिर टाइप मेटल हो जाएगा। व्हाइट मेटल या टाइप मेटल ये किसका है, लेड का। लेड का मिश्र धातु है ये, व्हाइट मेटल और टाइप मेटल किसका मिश्र धातु है, लेड। और बात करें ड्यूमेरिलिन या फिर मैग्नीशियम, ये किसका मिश्र धातु है, तो एल्यूमिनियम। डच मेटल, गन मेटल, बेल मेटल किसका मिश्र धातु है, कॉपर का। व्हाइट मेटल और टाइप मेटल किसका मिश्र धातु है, लेड का। ड्यूमेरिलिन और मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। यहां पर सीधा सीधा सवाल है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। पहला ऑप्शन साबरमती, दूसरा लूनी, तीसरा माही, चौथा चंबल, ठीक है ना। भाई अगर हम बात करें तो साबरमती हो गया हमारा, लूनी हो जाएगा हमारा, माही हो जाएगा हमारा, नर्मदा हो जाएगा हमारा, ताप्ती हो जाएगा हमारा। तो ये सारा का सारा जितना नदी का हम नाम लिए, ये सारा का सारा क्या है, इसमें से चंबल को छोड़ के बाकी साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा और ताप्ती,
ठीक है ना। ये किस तरह से, ये पश्चिम की ओर बहने वाला नदी है, ठीक है ना। इसमें से एक नदी है आपका माही, ठीक है ना। इस माही नदी का जो उद्गम होता है ये विंध्य पर्वत के मेहर झील से होता है। किससे होता है? मेहर झील से। विंध्य पर्वत के मेहर झील से इसका उत्पत्ति होता है। और ये जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? माही नदी, ठीक है ना। अगर हम बात करें साबरमती नदी का, तो साबरमती हो या लूनी हो, इसका उद्गम कहां से होता है? तो अरावली से, ठीक है, ध्यान रहेगा। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो विंध्य पर्वत के मेहर झील से, ठीक है ना। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अरावली से। लूनी का उद्गम कहां से होता है? तो अरावली से। लूनी के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये थार मरुस्थल को पार करने वाली एकमात्र नदी है। थार मरुस्थल को पार करने वाली एकमात्र नदी है। इस नदी का एक दूसरा विशेषता और कि इसके ऊपरी घाटी का जल मीठा है। ऊपरी घाटी का जल क्या है? मीठा है। और निचली घाटी का जल खारा है। मतलब इस नदी में 2 तरह का जल मिलता है। कुछ दूर तक मीठा जल मिलेगा और कुछ दूर के बाद खारा जल मिलेगा, ठीक है ना। लूनी का विशेषता याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़िए। 21 नंबर देखिए, चक्रीय योजना का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? चक्रीय योजना को अंग्रेजी में रोलिंग प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान, ठीक है ना। यहां पे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि चक्रीय योजना का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है डीटी लकड़ावाला, दूसरा ऑप्शन है गुरनार मेंडल, तीसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, चौथा ऑप्शन है सेना, ठीक है ना। अगर हम चक्रीय योजना के प्रतिपादन का बात करें तो प्रतिपादक कौन है? गुरनार मेंडल। चक्रीय योजना का प्रतिपादक कौन? गुरनार मेंडल। और भारत में इसको लागू करने वाला कौन है? तो डीटी लकड़ावाला, भारत में लागू करने वाला कौन है? डीटी लकड़ावाला। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरनार मेंडल। कि चक्रीय योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरनार मेंडल के द्वारा। और भारत में इसको किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डीटी लकड़ावाला के द्वारा, ठीक है। अगर सवाल पूछता है परीक्षा में भारत में चक्रीय योजना को किसके द्वारा किया गया, या द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा डीटी लकड़ावाला, ठीक है। अगर हम बात करें और 1978 से लेके 80 का जो है हमारा, इसी क्या कहते हैं? चक्रीय योजना। 1978 से 80 तक का जो फेज है हमारा, क्या कहा जाता है? चक्रीय योजना का काल कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति का नियम किनके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अगर हम सेना का बात करें तो हस्तक्षेप की नीति या लेसेज फेयर का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो इटालियन अर्थशास्त्री सेना के द्वारा। ये पूछता है परीक्षा में कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो इटालियन अर्थशास्त्री सेना के द्वारा। अगर सवाल ये पूछे कि मांग और पूर्ति का नियम किनके द्वारा दिया गया है? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। चक्रीय योजना का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? तो गुरनार मेंडल के द्वारा। भारत में चक्रीय योजना को लागू किनके द्वारा किया गया है? तो डीटी लकड़ावाला के द्वारा, ठीक है ना। भारत में चक्रीय योजना का काल कब से कब तक? 1978 से 1980। आगे बढ़े। चलिए 22 नंबर देखिए, यूएनडीपी ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस वर्ष जारी किया? ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यूएनडीपी के तत्वावधान में सन 1990 में, शुरू से देखिएगा, सन 1990 में यूएनडीपी से जुड़े हुए अर्थशास्त्री थे। उनका नाम था महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और इनके सहयोगी थे अमर्त्य सेन और दूसरा थे सिंगरहंस। मतलब यूएनडीपी से जुड़े हुए एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूबुल हक, और महबूबुल हक के 2 सहयोगी, पहला अमर्त्य सेन और दूसरा सिंगरहंस। इनके द्वारा सन 1990 में, ठीक है ना, ये
जो मानव विकास सूचकांक होता है हमारा, ये जारी किया गया था, मानव विकास सूचकांक, जिसको आप लोग HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक का विकास कब हुआ? 1990 में हुआ। किनके द्वारा हुआ? तो महबूबुल हक के द्वारा हुआ। महबूबुल हक के सहयोगी कौन थे इसमें? तो अमर्त्य कुमार सेन और दूसरा सिंगर हंस। ठीक है ना। अब 1990 में जो इसको विकसित किया गया, 2010 में इसको रिफॉर्म किया गया और 2010 में रिफॉर्म करके इसमें 3 चीज जोड़ा गया। पहला IHDI, दूसरा GII और तीसरा MPI। IHDI इनक्वालिटी एडजस्टेड HDI, GII जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स और MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब इसमें 2010 में जो संशोधन हुआ HDI में, इसमें 2010 में संशोधन करके इसमें 3 चीज जोड़ा गया। पहला, दूसरा और ये तीसरा। क्या क्या जोड़ा गया? तो IHDI जोड़ा गया, GII जोड़ा गया और MPI जोड़ा गया। ये कब किया गया? 2010 में। तो UNDP के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस पर जारी किया गया? तो 2010 में। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो MPI हमारा जारी हुआ, ये कब हुआ? 2010 में हुआ। लेकिन 2010 में केवल MPI ही जारी नहीं हुआ, IHDI भी जारी हुआ और GII भी जारी हुआ। ठीक है ना, याद रखना है इसको। और UNDP से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूबुल हक HDI का विकास किए। कब किए? 1990 में किए। महबूबुल हक के सहयोगी कौन कौन थे? अमर्त्य कुमार सेन और सिंगर हंस। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर देखिए। यहां पे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत जैसे विकासशील देश में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? अगर हम बेरोजगारी का बात करें तो बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी जो है ये विकसित और विकासशील देश में अलग अलग प्रकार का होगा। विकसित और दूसरा विकासशील। विकसित देश में 2 प्रकार का बेरोजगारी सबसे ज्यादा मिलेगा। पहला चक्रीय और दूसरा घर्षणात्मक। और विकासशील देश में जो बेरोजगारी मिलेगा कि किस प्रकार का मिलेगा? संरचनात्मक। संरचनात्मक को फिर से 2 भाग में बांटेंगे, शहरी और दूसरा ग्रामीण। शहरी को फिर से 2 भाग में बांटेंगे, शिक्षित और दूसरा औद्योगिक। ग्रामीण को फिर से 2 भाग में बांटेंगे, मौसमी और दूसरा परिछन। ठीक है ना। तो यहां पे चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी कहां मिलेगा? तो ये दोनों को दोनों मिलेगा विकसित देश में। भारत हमारा विकसित देश है नहीं, इसलिए भारत में इस तरह का बेरोजगारी नहीं मिलेगा। भारत किस तरह का देश है? विकासशील देश है। और विकासशील देश में किस प्रकार का बेरोजगारी मिलता है सबसे ज्यादा? तो संरचनात्मक। ठीक है ना। तो भारत में किस तरह का बेरोजगारी मिलेगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। और अदृश्य बेरोजगारी किसका विशेषता? तो ग्रामीण क्षेत्र। मतलब विकासशील देश में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में 2 तरह का बेरोजगारी दिखाई देगा। पहला मौसमी बेरोजगारी और दूसरा प्रचंड बेरोजगारी। अगर हम बेरोजगारी का बात करें तो विकसित देश में मेनली 2 बेरोजगारी, पहला चक्रीय और दूसरा घर्षणात्मक। अगर हम विकासशील देश का बात करें तो विकासशील देश में सबसे ज्यादा कौन बेरोजगारी मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी को 2 भाग में बांटते हैं, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी को फिर से 2 भाग में बांटेंगे, शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी। और ग्रामीण बेरोजगारी को फिर से 2 भाग में बांटेंगे, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है ना। तो भारत जैसे विकासशील देश में सबसे ज्यादा कौन प्रकार का मिलेगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर। सुनो, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगर हम इस योजना का बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो योजना चल रहा है हमारा, ये योजना है किस लिए? तो ये योजना इसलिए चलाया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाला लोग है, कोई ऐसा लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, उसको वर्ष में 100 दिन रोजगार का गारंटी दिया गया है इससे। ठीक है ना? अगर हम इस योजना का बात करें तो इस योजना के लिए जो कानून बना हमारे यहाँ, ये 2005 में बना। और इस कानून को या जो योजना है हमारा, इस योजना को जो लागू किया गया ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में एक जगह है बंदापल्ली, वहीं से इसका शुरुआत हुआ। बंदापल्ली से इसका शुरुआत हुआ 2 फरवरी 2006 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जिस समय ये योजना हमारे यहाँ क्रियान्वित किया गया था, जिस समय योजना हमारे यहाँ लागू किया गया था, उस समय इसको मात्र भारत के 200 जिला में लागू किया गया था। और 1 अप्रैल 2008 से इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। जिस समय योजना हमारे यहाँ क्रियान्वित हुआ था, उस समय इस योजना का नाम नरेगा था। मतलब इसके नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और तब इस योजना का नाम मनरेगा हो गया। मतलब इस योजना में सही क्या हो जाएगा? तो बी, 2 नंबर। यहाँ पे 2005 कानून बना, 2006 इस योजना को लागू किया गया, 2008 इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया और 2009 महात्मा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया। चलिए आगे बढ़िए। अब 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिसीमन आयोग, अंग्रेजी में इसको बाउंड्री कमीशन कहा जाता है। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अब सबसे पहला चीज आपको यह देखना है कि परिसीमन आयोग होता क्या है, परिसीमन आयोग कहते किसको है। तो अगर हम राज्य का बात करें, अगर हम भारत का बात करें, तो प्रत्येक राज्य को लोकसभा में जो स्थान आवंटित किया गया है या प्रत्येक राज्य को जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित हुआ, जैसे मान लेते हैं अगर हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार जो है हमारा, ये लोकसभा में कुल 40 एमपी चुन के भेजता है, 40 सांसद चुन के भेजता है। तो इस 40 सांसद के लिए बिहार को एक 40 निर्वाचन क्षेत्र में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी का जो सीमांकन होता है, इसका सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। मतलब अगर हम संविधान के अनुच्छेद का बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 82 भाई जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उस निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन से संबंधित है और इसी को हम क्या कहते हैं? परिसीमन आयोग। मतलब संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन के लिए जो आयोग का गठन किया जाता है इसको परिसीमन आयोग कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़िएगा तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन होना चाहिए और उस समायोजन के लिए संसद विधि के द्वारा एक आयोग का गठन करेगी और इस आयोग को क्या कहा जाएगा? तो परिसीमन आयोग कहा जाएगा। मतलब परिसीमन आयोग जो होता है ये प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन करता है। अगर हम भारत के पहला परिसीमन आयोग का बात करें तो भारत का जो पहला परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1962 में हुआ था, सॉरी 1952 में हुआ था। अभी तक अगर हम भारत को देखें तो भारत में 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। सबसे पहला 1952 में हुआ, दूसरा 1963 में हुआ। 1963 में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ था उसके लिए जो कानून बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ये 1962 में बनाया गया। तीसरा बार अगर हम देखें तो 1973 में बना। 1973 में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ इसके लिए जो कानून बना हमारे यहाँ, ये 1972 में बना। और चौथा बार जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ हमारे यहाँ, ये 2002 में हुआ। मतलब अभी तक अगर हम भारत का बात करें तो भारत में 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अब अगर हम बात करें बाकी अनुच्छेद का, जैसे संविधान का अनुच्छेद 84 है, संविधान का अनुच्छेद 102 है, संविधान का अनुच्छेद 85 है,
तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है? अगर हम संविधान के अनुच्छेद 84 का बात करें तो संसद के सदस्य का अर्हता बताया गया है। अर्हता मतलब योग्यता, कि कोई व्यक्ति किस आधार पर संसद का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 84 का अगर हम बात करें तो संसद के सदस्य का अर्हता बताया गया है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 102 का बात करें तो संसद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निरर्हता बताया गया है, मतलब अयोग्यता बताया गया है कि किस आधार पर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य निर्वाचित होने से अयोग्य माना जाएगा। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 85 का बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के सदनों के सत्र को आहूत कर सकता है, मतलब सत्र को बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है। सत्र मतलब होता है सेशन को बुलाना है, सेशन को समाप्त करना है, या मतलब सत्र को शुरू करना है या सत्र को समाप्त करना है, और लोकसभा का विघटन करना है। तो सारा जो शक्ति मिलता है राष्ट्रपति को, यह संविधान के अनुच्छेद 85 के द्वारा मिलता है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 82, 84, 102 और 85 ये चारों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। संविधान का अनुच्छेद 82 में क्या है तो परिसीमन आयोग का गठन का वर्णन हुआ है। 84 में क्या है तो संसद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता या योग्यता बताया गया है। अगर हम 102 का बात करें तो 102 में संसद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निरर्हता बताया गया है। और अगर अनुच्छेद 85 का हम बात करें तो संसद के सत्र को आहूत करना, मतलब संसद के सत्र को बुलाना और संसद के सत्र को समाप्त करना और लोकसभा का विघटन करना, जिसके संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। अब तो खत्म हो गया, इतना था ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।